प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं आपको कई दिनों से ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करा रहा हूं। इसी क्रम में मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं सोर्स ऑफ वेस्टेज, अर्थात अपशिष्ट के स्रोत। अपशिष्ट कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं या कितने प्रकार के हो सकते हैं, हमारा पॉइंट है आज का ये। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वातावरण में अपशिष्ट अनेक स्रोतों के द्वारा अपघटन न हो पाने के कारण विस्तारित किए जाते हैं। जैसे घरेलू स्रोत हैं, नगर पालिका, उद्योग धंधे, खनन कार्य, कृषि और चिकित्सा आदि क्षेत्र हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक यही रहेगा कि अपशिष्ट के स्रोत। अपशिष्ट के स्रोत। अपशिष्ट के स्रोत में हम डालेंगे, क्या डालेंगे कि वातावरण में अपशिष्ट अनेक। मैं आपको बता रहा था अपशिष्ट के स्रोत, सोर्स ऑफ वेस्ट का तात्पर्य क्या है कि वातावरण में अपशिष्ट अनेक स्रोतों के द्वारा निस्तारित किए जाते हैं। यानी कि वातावरण में अपशिष्ट अनेकों स्रोतों के द्वारा निस्तारित किए जाते हैं। जैसे घरेलू स्रोत, कौन सा घरेलू स्रोत है? नगर पालिका, जो पूरे सिटी का कचरा निकाल करके एक स्थान पर ढेर लगा देती है, नगर पालिका हो गया। नगर पालिका के पश्चात जैसे उद्योग धंधे, खनन कार्य, कृषि कार्य, चिकित्सा क्षेत्र, ये सब क्या है? ये कचरे के निस्तारित करने वाले स्रोतों की गिनती में आते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको घरेलू स्रोतों के बारे में बताऊं। घरों में क्या होता है? घरों में प्रतिदिन सफाई होती है। हम हर दिन घर में क्या करते हैं? सफाई का काम करते हैं। इसके पश्चात भी फिर सफाई कर लो। एक बार सफाई की है, उसके तुरंत बाद ही फिर सफाई कर लो, फिर क्या निकलेगा? फिर भी गंदगी निकलेगी। उसके पश्चात फिर सफाई कर लो, फिर भी गंदगी निकलेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि घर में बार बार सफाई करने पर भी गंदगी निकलती रहती है, जिसमें धूल, मिट्टी के कण, कागज, गत्ता, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु के टुकड़े, सब्जी और फलों के छिलके, सड़े गले पदार्थ, सूखे फल, पत्तियाँ, ये सब सम्मिलित होते हैं। ये सब क्या है? ये घरेलू कचरा है। क्या है ये? घरेलू कचरा है। तो सबसे बड़ा स्रोत घरेलू स्रोत में क्या क्या आएगा? अब पहला पॉइंट हम हमारा लेते हैं कहाँ से? यहाँ से, घरेलू स्रोत। पहला पॉइंट है हमारा घरेलू स्रोत। घरेलू स्रोत में हम लिखेंगे कि पहला नंबर घरेलू स्रोत घरों में प्रतिदिन सफाई कार्य किया जाता है।
घरों में प्रतिदिन सफाई का कार्य किया जाता है, जिसमें धूल, मिट्टी, इसी के साथ रसोई घर का निकलने वाला कचरा, धूल, मिट्टी, रसोई घर से निकला कचरा, कागज, गत्ता, कागज है, गत्ता है, कपड़ा, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े, जूते, चप्पल, फटे पुराने जूते चप्पल होते हैं ना, धातु के टुकड़े, जूते, चप्पल, फटे पुराने, फटे पुराने जूते चप्पल भी होते हैं। इसके अलावा सब्जी और फलों के छिलके, सब्जी फलों के छिलके, इसके अलावा सड़े गले पदार्थ, सूखे फल पत्तियाँ, सूखे फल पत्तियाँ आदि सब मिलेगा है। ये सब क्या है? ये सब एक तरह से घरेलू स्रोत के द्वारा निकाला जाने वाला कचरा है। कई बार आपने देखा होगा कि घरों में शादी समारोह पार्टियां वादी होती हैं। इन शादी समारोह पार्टियों में भी बहुत अधिक मात्रा में कचरा निकलता है, जहाँ इसके सड़ने से रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके साथ ही क्योंकि ये भी तो घरेलू स्रोतों में आता है, शादियों पार्टियों में बहुत अधिक कचरा निकलता है। आवश्यकता से ज़्यादा कचरा निस्तारित किया जाता है। जो सड़क पर फेंक देने के कारण उसको किसको फेंक दिया? सड़क पर फेंक दिया। और सड़क पर फेंक देने के कारण क्या हो गया? लंबे समय तक वहाँ बदबू आती रहती है, अनेक रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं, प्रदूषण होता है। प्रदूषण फैलता है। ये सारी चीजें किसमें आ गई है? घरेलू स्रोत में आ गई। उसके बाद आ गया म्युनिसिपैलिटी, यानी नगर पालिका के द्वारा कचरा निकाला जाता है। किसके द्वारा? म्युनिसिपैलिटी के द्वारा। तो म्युनिसिपैलिटी में समझेंगे एक बार और, तो घरेलू स्रोत घरों में प्रतिदिन सफाई का कार्य किया जाता है। गंदगी निकलती है, इसमें धूल, मिट्टी, रसोई से निकला कचरा, कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े,
सड़े गले पदार्थ, सूखे फल पत्तियाँ इत्यादि होते हैं। इनके साथ ही शादियों पार्टियों में भी आवश्यकता से ज़्यादा क्या होता है, कचरा निस्तारित किया जाता है। आपको और हम सब लोगों को पता चल जाता है, शादी हुई कई दिन हुए हों लेकिन उस जगह से होकर गुजरते हैं तो अलग अलग ही प्रकार की एक बदबू आती है और हमें पता चल जाता है कि अभी यहाँ कुछ दिन पहले क्या हुआ था, कोई प्रोग्राम यहाँ पर संपादित किया गया था जिसकी बदबू अभी भी क्या हो रही है, यहाँ फैली हुई है। क्योंकि सब्जियाँ आदि बन जाती हैं, सही सब्जियाँ डाल दी जाती हैं, इधर उधर कचरा डाल दिया जाता है, उसके निकलने वाले पत्तल धोने डाल दिए जाते हैं, ऊपर ही सड़ते रहते हैं, अपना सुअर उसमें मारते रहते हैं, कई सारे कीटाणु उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, कई दिनों तक वो फैलती रहती है ना। तो ये प्रदूषण और रोगाणु दोनों को जन्म देती है। अब आ जाइए नगर पालिका वाली बात। नगर पालिका का मतलब आप जान गए होंगे कि ये एक सामुदायिक कचरे को उठाने वाली संस्था होती है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वाली है। इससे तात्पर्य नगर में एकत्रित किया हुआ संपूर्ण कूड़ा करकट यानी कचरा और गंदगी को हटाने वाली नगर पालिका कहलाती है। इसे घरेलू अपशिष्ट के अतिरिक्त क्या क्या होता है, मलमूत्र गंदगी भी होती है। आपने देखा होगा कि किसी के यहाँ पर अपशिष्ट टैंक यदि भर जाता है तो भी नगर पालिका को सूचित किया जाता है। वही ला करके उसको क्या करती है, वहाँ से हटा करके किसी ऐसे स्थान पर ले जाकर डाल देती है तो वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। प्रदूषण तो होता है नगर पालिका के द्वारा। विभिन्न संस्थानों, बाजारों, सड़कों पर एकत्रित गंदगी, मृत जानवर, इसको उठाने का काम भी कौन करती है, नगर पालिका ही करती है। मृत जानवर को ले जाकर कहीं डाल देती है तो वो सड़ता रहता है कई दिनों तक। उन जानवरों के अवशेष इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ। मकानों को तोड़ते हैं तो उनसे निकलने वाली डस्ट के कण होते हैं। वर्कशॉप होती है बहुत सी जगह, वो वर्कशॉप चलती है तो उनसे वर्कशॉपों से कचरा निकलता है। वास्तव में कस्बे की संपूर्ण गंदगी नगर पालिका वाले कचरे में एक तरह से समाहित होती है। सारा कचरा नगर पालिका के जिम्मे होता है। इसकी मात्रा नगर की जनसंख्या और विस्तार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा नगर होगा और नगर की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही नगर पालिका के द्वारा निकलने वाला कचरा भी कैसा होगा, अधिक मात्रा में, उतना ही ज़्यादा कचरा निकलेगा। अनुमान के अनुसार भारत में 45 बड़े नगर हैं। अनुमान के अनुसार कितने बड़े नगर हैं, 45 बड़े नगर हैं। इनसे कुल मिलाकर के प्रतिदिन लगभग 50,000 टन नगर पालिका का कचरा निकलता है। इन 45 बड़े नगरों में से लगभग कितना, 50,000 टन नगर पालिका का कचरा निकलता है। ये आप पक्का मानिए। अब इसके बाद में आप इसे नोट कर लें तो बढ़िया रहेगा। नगर पालिका शॉर्ट रूप में लिखूंगा बिल्कुल। देखिए नगर पालिका में लिखे कि सामुदायिक अपशिष्ट या सामुदायिक अपशिष्ट या कस्बा लिख दीजिए, कस्बे नगर से निकले सामुदायिक अपशिष्ट या कस्बे नगर से निकले अपशिष्ट में वाहित मल, वाहित मल हो गया, धूल मिट्टी, मृत जानवर,
वायु मल है, धूल मिट्टी है, मृत जानवर है, भवन निर्माण और भवन ध्वस्तीकरण, नगरपालिका छोड़ देती है ना पुराने भवनों को, उसको क्या कहते हैं? नगर ध्वस्तीकरण कहते हैं। तो नगर ध्वस्तीकरण के अवशेष पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि शामिल है। यहाँ एक स्टार लगा कर लीजिए कि भारत में अनुमानतः 45 बड़े, कौन से नगर हैं? 45 अनुमान के आधार पर बड़े नगर हैं। इनमें कुल मिलाकर 50,000 टन कचरा प्रतिदिन निकलता। कितना कचरा निकलता है? लगभग 50,000 टन कचरा प्रतिदिन निकलता है। ये कौन सा कचरा है? नगर पालिका वाला कचरा। कौन सा कचरा? नगर पालिका वाला कचरा। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है खनन कार्य और उद्योग। उद्योग एवं खनन कार्य, इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग वर्क। नया पॉइंट है हमारा उद्योग एवं खनन कार्य। उद्योग और खनन कार्य में क्या है? देखो, उद्योगों से बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है। हम ये भी जानते हैं कि उद्योगों में जो भी चीज़ काम में ली जाती है, उपयोग में लेने के बाद उसका जो शेष बचा अपशिष्ट भाग है वो क्या कर दिया जाता है? बाहर फेंक दिया जाता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें धातु के टुकड़े हो सकते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, अनेक विषैले पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ भी हो सकते हैं, कुछ तेलीय पदार्थ भी होते हैं, कुछ अम्लीय पदार्थ भी होते हैं, कुछ क्षारीय पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जैव अपघटनीय है, कुछ ऐसे हैं जो अजैव अपघटनीय है, राख आदि में सम्मिलित होती है। ये सभी के सभी पदार्थ क्या करते हैं जानते हो? ये सारे के सारे पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। आपके आसपास कहीं कोई फैक्ट्री हो, या और फैक्ट्री अगर नहीं देखी हो तो आपने ईंट भट्टा ही देखा होगा। ईंट भट्टे में से आप देखते होंगे कि एक बड़ी सी चिमनी लगी रहती है ऊपर तक, और उसमें से कितना सारा धुआं प्रतिदिन बाहर निकलता है। इतना धुआं बाहर निकलता है कि वहाँ के आसपास के वातावरण में जो रहने वाले लोग हैं, प्रातःकाल अगर उनकी नाक में उंगली डाल करके देखी जाए तो शायद हो सकता है नाक की जो उंगली है उसमें कचरा आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ये सभी पदार्थ पर्यावरण को क्या करते हैं? हानि पहुँचाते हैं। वातावरणीय उद्योग के अपशिष्ट मैं आपको यहाँ एक सारणी बनी हुई है उसमें बताऊँगा। जैसे औषधि निर्माण से क्या क्या निकलता है जानते हुए? सूक्ष्म जीव निकलते हैं, कार्बनिक रसायन निकलते हैं, और इनमें निलंबित धूल के कण आदि होते हैं। दूसरे मात्रा में मैं बताऊं, कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं इसके अंदर,
कपड़ा उद्योग है, जहाँ कपड़े की मिल है, फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ कपड़ा बनता है। कपड़ा छोटे छोटे धागों से मिलकर के बनता है। बहुत सारे धागे आते हैं और बहुत सारे धागे आपस में आकर के एक दूसरे से उलझ करके और फिर क्या बनाते हैं, कपड़े का निर्माण करते हैं। जब कपड़े का निर्माण किया जाता है तो उसमें से बहुत सारा रेशा और व्यर्थ कपड़ा निकलता है। उड़ने वाले रेशे होते हैं, ये क्षारीय द्रवित पदार्थ भी होते हैं इसके अंदर। रासायनिक उद्योगों वाली अगर कहीं कोई फैक्ट्री लगी हुई है तो उसमें कच्चा माल अपशिष्ट के रूप में आता है। मध्यक और अंतिम उत्पाद होते हैं, जैसे विषैला अम्लीय पदार्थ है, क्षारीय ज्वलनशील पदार्थ है। ये सब उद्योग की प्रकृति पर निर्भर करने वाली चीज़ें हैं। पेट्रोलियम उद्योग अगर कहीं से लगा रखा है, किसी ने पेट्रोलियम को शुद्ध करने वाला कारखाना लगा रखा है, कच्चा तेल जो निकल करके आता है, तो उसमें शोध रसायन काम में लिए जाते हैं, क्योंकि प्रभाजी आसवन किया जाता है इसका। शोध रसायन में तेलीय और अम्लीय पदार्थ बाहर निकलते हैं, ये अपशिष्ट हो गए उसके लक्षण में। कहीं किसी ने फैक्ट्री उर्वरक वाली लगा रखी है, खाद की फैक्ट्री लगा रखी है, यूरिया, डीएपी, है ना, गमारिया, किसान जो यूज में लेते हैं फसल के काम में, वो अगर लगा रखी है तो वहाँ पर आपको आमक के रूप में ठोस अपशिष्ट मिलेंगे, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, सिलिकेट, लोह ऑक्साइड, है ना, ये इस प्रकार के पदार्थ मिल जाएंगे। कहीं अगर किसी ने तापीय ऊर्जा संयंत्र लगा रखा है, तापीय ऊर्जा संयंत्र यदि लगा रखा है तो वहाँ क्या मिलेगी, उड़ने वाली राख मिलेगी, फ्लाई ऐश, कोयले की ऐसी राख मिलेगी जो उड़ करके आसमान में क्या हो जाएगी, छा जाती है और श्वास के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। और कहीं किसी ने रबड़ की फैक्ट्री या रबड़ का उत्पादन करना शुरू कर रखा है तो उच्च क्लोराइड और रबड़ का आचूर्ण रहेगा, वहाँ निकलेंगे। आपने कहीं कोई किसी ऐसी छोटी फैक्ट्री को देखा होगा, लघु उद्योग को, जहाँ प्लास्टिक के पेन आदि बनाए जाते हैं, देखा है? अगर वहाँ पेन आदि की फैक्ट्री आपने देखी हो तो उसमें क्या है, पिघला हुआ प्लास्टिक रहता है, बड़े से ऊपर वाले पोर्ट में भर दिया जाता है और वो निकल करके सांचे में जाता है, फिर उसको दबाते हैं, सांचा एकदम ठंडा होता है। तो जैसे ही सांचे में डलता है ये तो आकृति किसकी बन करके तैयार हो, पेन की आकृति बन करके तैयार हो जाती है। उसमें देखना आप छोटे छोटे गिट्टे से है ना, दाने दाने से प्लास्टिक के आते हैं। अगर वो वायुमंडल में मिल जाते हैं उड़ करके धूल के कणों के साथ साथ, तो फिर वो वातावरण में मिली होती के द्वारा व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। या फिर आपने उद्योग में सिलिकोसिस बीमारी का नाम सुना होगा। सिलिकोसिस बीमारी जो मूर्तिकार होते हैं, पत्थर का कढ़ाई का काम करने वाले होते हैं, ये क्या करते रहते हैं, पत्थर कढ़ाई आदि कार्य करते हैं। दिन भर इनके क्या चलता रहता है, छेनी और हथौड़ी चलती रहती है, तो उससे बारीक बारीक कण उठते हैं और वो बारीक कण श्वास के द्वारा कहाँ चले जाते हैं, फेफड़े में चले जाते हैं और जाकर के उनके फेफड़ों को क्या कर देते हैं, सिकुड़ देते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जिस व्यक्ति को सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती है वो 3-4 साल के अंदर क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, चाहे उसकी उम्र 30 साल ही हो। अधिकांशतः आपने सुना होगा सिलिकोसिस से फला व्यक्ति की मौत हुई, से अखबारों में खूब आता है। तो ये सब उद्योगों और खनन कार्यों से निकलने वाला अपशिष्ट होता है। अब इसके बारे में आप लिख लेंगे, ये इस प्रकार के अपशिष्ट हैं, यानी उद्योग और खनन से कौन कौन से अपशिष्ट निकलते हैं, इसके बारे में लिख लेंगे। उद्योगों से बड़ी मात्रा में क्या निकलता है, कचरा एवं उपयोग में लाए गए पदार्थों के अपशिष्ट, कचरा एवं उपयोग में लेने के बाद बचे अपशिष्ट पर्याप्त मात्रा में निकलते हैं। ये पर्याप्त मात्रा में बाहर आ जाती हैं ये चीज़ें। इनमें धातु के टुकड़े होते हैं। क्या क्या होता है, देखो, भारी धातु अनेक रासायनिक पदार्थ होते हैं। इनमें धातु के टुकड़े के साथ साथ क्या, रासायनिक पदार्थ, अनेक विषैले ज्वलनशील पदार्थ, अनेक
ज्वलनशील अनेक विषैले और ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। इसी के साथ क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय पदार्थ होते हैं। अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ होते हैं। कुछ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। कुछ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी होते हैं। राख होती है, राख आदि विस्तारित किए जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ये सारी की सारी चीज़ें खनन और उद्योग से निकला हुआ इंडस्ट्रीज और माइनिंग का अपशिष्ट होता है। मैं इसी के साथ आपको एक सारणी है उसके बारे में बताता हूँ। अगर आपके पास पुस्तक घर पे है तो आप पुस्तक में 174 पेज पर 13.1 औद्योगिक अपशिष्ट नाम से एक सारणी बनी हुई है कि उद्योगों से कौन कौन से कचरे, किस प्रकार के उद्योग से कैसा अपशिष्ट और अपशिष्ट की विशिष्टता क्या है, इस प्रकार से एक सारणी बनी हुई है जिसको आप देख लेना। ठीक है, अब मैं आपको एग्रीकल्चर से निकलने वाले अपशिष्टों के बारे में बताता हूँ। यदि समय रहा तो मैं आपको सारणी भी बोर्ड पर बनवा करके बताऊँगा। चौथा पॉइंट है हमारा, या तो यहीं पर सारणी को बनाते हुए चलिए, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, लेकिन सारणी को यहीं पर बनवाना। मेरे हिसाब से सारणी को यहीं बना देते हैं ताकि टॉपिक यहाँ तक ही हो जाएगा आज। देखो इसमें क्रम संख्या लिखो यहाँ का, सारणी को बना देते हैं। उद्योगों से निकलने वाला कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट क्या क्या है, सारणी को पत्ते डाल दो, औद्योगिक अपशिष्ट, और यहाँ क्रम संख्या लिख दीजिए। यहाँ नेक्स्ट में लिख दीजिए आप उद्योग के प्रकार, या उद्योग का प्रकार हो गया। उसके बाद में आप लिख दीजिए अपशिष्ट और अपशिष्ट की विशिष्टता। अपशिष्ट अपशिष्ट की विशिष्टता। मानता हूं थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जो साइंस से एक बार ये सोच लेते हैं ना, ये समझ में नहीं आ रही है तो फिर वो हमेशा के लिए ही समझ में आना बंद कर देते हैं। जैसे कोई भी भोजन, अगर आप उस भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न कर देते हैं तो वो भोजन आपको खाने के बाद में लाभ प्रदान नहीं करता है। उसी प्रकार यदि आप जिस सब्जेक्ट के प्रति अरुचि उत्पन्न कर देंगे, वो सब्जेक्ट उसी प्रकार से आपको लाभ नहीं दे पाएगा जिस तरह से अनलाइक किया हुआ भोजन। प्रत्येक सब्जेक्ट को पूरी तरह से लाइक करना चाहिए। सबसे पहले है औषधि निर्माण उद्योग, पहला क्रम संख्या नंबर 1 औषधि। औषधि का मतलब क्या है, दवाई निर्माण उद्योग। ऐसी फैक्ट्रियां जिनमें क्या होता हो, दवाइयों का क्या किया जाता हो, निर्माण किया जाता हो। उसमें क्या क्या निकलता है, सूक्ष्म जीव और कार्बनिक रसायन निकलते हैं। सूक्ष्म
जीव तथा कार्बनिक रसायन। अब यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप जो ये गोलियाँ लेते हैं दवाई की, ये गोलियाँ जीवित होती है या मृत होती है? ये जो गोलियाँ आप लेते हो सजीव जीवित होती है। इनमें जिंदे जीव और सूक्ष्म जीव होते हैं। आपने देखा होगा दवाई की गोली के ऊपर एक तो होती है मैन्युफैक्चर डेट, निर्माण तिथि, और एक होती है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब है उस दिन वो गोली खत्म हो गई है, अर्थात उसके अंदर जो जीवाणु डाले गए थे रोग से लड़ने वाले, वो जीवाणु उसी दिन क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। यदि अब आपने उस गोली को उपयोग में लिया तो आपको कोई लाभ नहीं देगी। तो इस प्रकार से जो औषधि निर्माण उद्योग है उसमें अपशिष्ट के रूप में क्या निकलेगा, बचा हुआ सूक्ष्म जीव निकलेगा, या फिर इसी प्रकार के कोई कार्बनिक रसायन को काम में लिया गया है, वो कार्बनिक रसायन कचरे के रूप में निकलेगा। तो दवाइयों के अंदर जैसे बुखार उतारने की पैरासीटामोल गोली होती है, उसके अंदर ऐसे जीवाणु, जीवित जीवाणु डाले जाते हैं जो उचित वातावरण मिलते हैं, जैसे पानी का सहयोग मिलते ही जीवित हो जाते हैं। आप एक छोटी सी बुखार की गोली लीजिए और उसको पानी में घोलिए, आप देखेंगे बादल जैसा घोल बढ़ जाता है, अर्थात वो जीवित जीवाणु उसके अंदर क्या हो जाते हैं, पुनर्जीवित हो जाते हैं। उनको पाश्चुरीकृत करके उन जीवित जीवों को, सूक्ष्म जीवों को सूखा करके उसमें रख दिया जाता है। उचित वातावरण मिलते ही उन्हें क्या हो जाते हैं, जीवित होकर के कार्य करना शुरू कर देते हैं। उनकी एक्सपायरी डेट निश्चित होती है, कितनी तारीख तक ये इसके अंदर रैपर में बंद रहेंगे, जीवित रहेंगे। इनका उपयोग इस तरह से किया जाएगा, इतनी तिथि के पश्चात ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो वहाँ से निकलने वाले कचरे में यही रहेगा। लक्षण क्या है, निलंबित और धूलित कार्बनिक पदार्थ। इसके लक्षण है निलंबित मानी बिखरे हुए, निलंबित एवं धूलित कण, निलंबित एवं धूलित कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना जो इसमें निकलते हैं, ये धूलित कार्बनिक कण लिख दो, चाहो तो यहाँ चाहो तो कहीं लिख दो, कार्बनिक पदार्थ लिख दो, कार्बनिक कण लिख दो, एक ही बात। ये तो हो गया किसका निर्माण, औषधि निर्माण। अब आप नंबर 2 पे आ जाइए, कपड़ा उद्योग। जो मैंने अभी बताया था, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में एक साथ छोटे छोटे हजारों धागे चलते हैं। अगर आपने कभी निटिंग फैक्ट्री कोई देखी हो, कपड़ा बनाने की मिल देखी है कहीं किसी ने, चारों तरफ एक बड़ी सी मशीन होती है गोल सी, जिसके चारों तरफ मेरे हिसाब से एक साथ 100-200 प्रकार के धागे चलते होंगे। बहुत बारीक बारीक धागे होते हैं, बारीक बारीक सुइयाँ होती हैं, और बारीक बारीक धागे आकर के और एक साथ जब चलते हैं कपड़ा बनता है। जहाँ भी कोई धागा टूट जाता है मशीन अपने आप बंद हो जाती है। या फिर कई बार आपने कपड़े के बीच में गैप आता हुआ देखा हो धागे का, वो धागा टूटते ही वो वहाँ आकर के बंद होने वाली मशीन की जगह होती है। जब भी धागा टूटता है अपने आप, आजकल तो ऐसी ऑटोमेटिक मशीन आ गई, पहले तो पता लगाना पड़ता था कौन सा धागा टूटा, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड हो गई, हर जगह पता चल जाता है भाई इस जगह से टूटा है धागा, और इसको तुरंत तत्काल सीधा कर दिया जाता है। रेशा और व्यर्थ कपड़ा अपशिष्ट निकलता है, रेशा व व्यर्थ कपड़ा, व्यर्थ मानी बेकार, बचा हुआ कपड़े को क्या कह रहे हैं, व्यर्थ कपड़े के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं, व्यर्थ कपड़े के नाम से जानते हैं। तो ये रेशा और बचा हुआ कपड़ा है। आपने रुई काम करने वाले को देखा होगा, उसके नाकों में उसके पूरे बाल शरीर पर क्या आ जाते हैं, रुई के छोटे छोटे रेशे चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो कपड़ा मिल में काम करते हैं उन व्यक्तियों के पेपरों में भी जाकर के रेशे जमा हो जाते हैं। क्षारीय निलंबित पदार्थ इसके लक्षण है, क्षारीय निलंबित पदार्थ। क्षारीय निलंबित पदार्थ हो गया कपड़ा उद्योग से निकलने वाला। तीसरा रासायनिक उद्योग में ले लीजिए, यहाँ रसायनों का निर्माण होता है। रासायनिक उद्योग में क्या क्या चीजें निकलेंगी, इसमें कच्चा माल, मध्यक और अंतिम उत्पाद। कच्चा माल निकलता है प्रारंभ में, मध्यक यानी आधा तैयार किया हुआ
तो कच्चा माल भी अपशिष्ट बढ़ गया। अगर मान लीजिए कच्चा माल तैयार हुआ है, तैयार हो भी नहीं पाया, उससे पहले ही खराब हो गया, तो वो मध्यम माल भी अपशिष्ट हो गया और अंतिम उत्पाद खराब हो गया, तो अंतिम उत्पाद भी क्या हो जाएगा। तो तीनों प्रकार के ही रासायनिक उद्योग से निकलते हैं और इसका विषैले, अम्लीय, क्षारीय, ज्वलनशील, इससे क्या निकलता है प्रवाह, विषैले, अम्लीय, क्षारीय तथा ज्वलनशील पदार्थ। ये किस पर निर्भर करता है, उद्योग प्रकृति पर। जैसा उद्योग होगा ना, उद्योग की प्रकृति पर आधारित है। इसके बाद रासायनिक उद्योग के बाद नंबर 4 पर आता है पेट्रोलियम उद्योग। पेट्रोलियम उद्योग में मैंने आपको बताया था कि पेट्रा प्लस ओलियम होता है और पेट्रा प्लस ओलियम में पेट्रोल का शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें शोध रसायन काम में आते हैं विशिष्ट रूप में, जिनसे इसका प्रभावी नाशन किया जाता है। शोध रसायन इसके अपशिष्ट होते हैं और शोध रसायन में जैसे तेलीय और अम्लीय पदार्थ अपशिष्ट विशिष्ट है। तेलीय तथा अम्लीय पदार्थ, या तो तेलीय पदार्थ निकलेंगे या फिर इसमें से अम्लीय पदार्थ निकलेंगे। इसके बाद में उर्वरक उद्योग यानी खाद की फैक्ट्री। उर्वरक उद्योग में क्या निकलता है लोग, उर्वरक, इसमें आमक के रूप में ठोस अपशिष्ट निकलता है। आमक के रूप में ठोस अपशिष्ट निकलता है। आमक के रूप में ठोस अपशिष्ट निकल गया और इसमें कौन कौन सी चीज होती है, कैल्शियम और कैल्शियम सल्फेट आदि होता है। कैल्शियम और कैल्शियम सल्फेट ये तथा CaSO4, कैल्शियम तथा कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम और कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद नंबर 6 और नंबर 7, बस 2 ही है कि 6 में तो आपका तापीय ऊर्जा संयंत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तापीय ऊर्जा संयंत्र। तापीय ऊर्जा संयंत्र में क्या क्या निकलती है, तापीय ऊर्जा संयंत्र है तो उठने वाले राख निकलेंगे। अब राख में क्या क्या हो सकता है, तापीय ऊर्जा संयंत्र की राख है ना, उसके अंदर सिलिकेट, लोहे ऑक्साइड और अधजलीय कार्बन, अधजलीय तो कार्बन, सिलिकेट, लोहा ऑक्साइड, ये चीजें इससे निकल सकती हैं। और अंतिम रह गया लोहे के ऑक्साइड। लास्ट में लिख लीजिए आप रबड़ एवं रबड़ उत्पाद। रबड़ एवं रबड़ उत्पाद से क्या निकलेगा बताओ, रबड़ी जैसी चीज निकलेगी, उच्च क्लोराइड, यानी लीजिए उच्च क्लोराइड और रबड़ का चूर्ण वगैरह। ये आपकी सारणी है। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, आप इसे मिलान कर लें, उतार लें। क्रम संख्या 1 दवाई निर्माण फैक्ट्री है, उनसे सूक्ष्म जीव और कार्बनिक रसायन करते हैं। निलंबित और धूलित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये सिस्टम में कपड़ा उद्योग होता है, वहाँ शीशा और बेकार कपड़ा निकलता है। क्षारीय निलंबित पदार्थ
चूर्ण के रूप में पाए जाते हैं। जय हिंद। भाई ऐसे 12 से मेरी तरफ से